हेलो। हाँ सुधीर सर, एक बार आना, वो एक एसआरएफ के बारे में एक वीडियो बनाना है। कंप्लीट कंप्लीट डिटेल देनी है ना। क्या है आईसीआर एसआरएफ, पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आरपीसीयू झांसी और सीयू इम्फाल और जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जैसे आईसीआर, सीफे, एनडीआरआई, इन सब में आपको 100% सीट्स आईसीआर इस एसआरएफ एग्जामिनेशन के थ्रू ही भरी जाएगी। सो दैट्स वाई एसआरएफ के अंदर यही होता है और यही रीजन है कि लोग एक साल की तैयारी करने के बावजूद भी कभी कभी अच्छे रैंक नहीं ला पाते हैं। कोई 7 दिन तैयारी करके भी अच्छी जगह एडमिशन ले लेता है। तो आप टेलीग्राम पे रेगुलर क्विजेस देना चाहते हो तो हमारी तो आप एमएससी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दीजिए, तभी आप कंपीट कर पाओगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हाईराई वाला यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं क्या है आईसीआर एसआरएफ, पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या कोई भी एसएयू के अंदर अगर कोई पढ़ रहा है तो वो क्या एसआरएफ क्लियर कर सकता है, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्वागत करता हूँ मैं सुधीर सर का। सुधीर सर, स्वागत है आपका। यस सर, नमस्कार सर। और नमस्कार सारे आईआरआई फैमिली, आईआरआई वाला फैमिली। इस वीडियो में आईसीआर एसआरएफ के बारे में हम जानेंगे। आईसीआर एसआरएफ जिसको हम जेआरएफ एसआरएफ भी बोलते हैं, जो पीएचडी एडमिशन्स के लिए होता है। A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में होने वाली है आपके पास। सबसे पहले शुरू करते हैं, आईसीआर एसआरएफ क्यों क्यों चूज करना है हमें आईसीआर। उसके अलावा भी पीएचडी में एडमिशन तो हम एसएयू जो एग्जाम कराती है वहां से भी हम ले सकते हैं, तो फिर एसआरएफ क्यों? एसआरएफ क्यों, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपके स्कॉलरशिप मिलेगी। सबसे बड़ा रीजन है कि सर पैसा। हाँ, और 37,000 मिलेगी अगर आप आईसीआर एसआरएफ के थ्रू एग्जामिनेशन देते हो, टॉप रैंक्स लेते हो तो 37,000। दूसरी चीज, इंडिया के टॉप या ब्राइटेस्ट माइंड्स के साथ आप उस सब्जेक्ट में compete करते हो और आपके पास बेस्ट रिसोर्सेज होते हैं। जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं वो आईसीआर एसआरएफ या जो एनटीए कंडक्ट कराती है आईसीआर का एग्जाम, उसके थ्रू ही एडमिशन देती है। जो आपको बेसिकली पता भी है कि बेस्ट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का एकमात्र तरीका है देखो आईसीआर यार, एसआरएफ। मुद्दे की बात करूँ ना, जब तक आप एमएससी करते हो ना, आप ऑलरेडी 6 साल एग्रीकल्चर में दे चुके हो। राइट। ठीक है, अब 6 साल एग्रीकल्चर में दे चुके हो तो ऐसा कोई फैमिली नहीं होगी जो आपको ये नहीं बोलेगी यार बेटा जॉब कब लगेगा। यार बेटा जॉब कब लगेगा, बेटा को करना है पीएचडी, बेटा को बनना है साइंटिस्ट, बेटा को बनना है असिस्टेंट प्रोफेसर। पर बेटा पे प्रेशर तो आएगा ना, जब पैसा कैसे लेगा, पीएचडी कर रहा है, 25-26 साल का हो रहा है, उम्र निकल रही है उधर। तो उस प्रेशर को कम करने का काम करता है हमारा आईसीआर का ये फेलोशिप सिस्टम, जिसके अंदर आपको 37,000 अभी इंक्रीज हो गई है, पहले 31,000 थी। उसके अलावा आपकी फाइनल थर्ड ईयर होगी, उसमें 42,000 पर मंथ आपको रुपीज़ मिलते हैं। उसके अलावा 10,000 पर ईयर आपको कंटीजेंसी ग्रांट भी दिया जाता है। तो इतना पैसा जो है वो कंपेरेटिवली, फिर भी इस पे डिबेट होता है कि पीएचडी स्कॉलर को केवल इतना ही पैसा मिल रहा है, बट कंपेरेटिवली हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं जिसको कुछ नहीं मिल रहा, जो अपनी फीस भी घर से लेके भर रहा है, हम उसके कंपैरिजन में कर रहे हैं कि एक अच्छा खासा अमाउंट है जो कि दिया जाता है आपको रिसर्च के दौरान। आप अपने अच्छे आर्टिकल्स जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अच्छे अच्छे जर्नल्स का। इस पैसे से आप कहीं पे भी अगर आप कोई भी आप मतलब ट्रेनिंग ज्वाइन करते हो तो उसकी फीस आप यहाँ से निकाल सकते हो। उसके अलावा कहीं भी कॉन्फ्रेंस होती है आप वहाँ पे भी जा सकते हो, आप गोवा भी कोई भी कॉन्फ्रेंस में जाके आ सकते हो और अगर घर पे आपके भी पास आप एसआरएफ है तभी। हाँ, और आप घर पे भी कुछ पैसे भेज सकते हो क्योंकि 37,000 इज हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। या और इस एग्जाम डिटेल्स के बारे में बात करते हैं कि इस एग्जाम डिटेल्स में आपको किन किन चीज़ों, जैसे एनटीए कंडक्ट कराती है आपको पता है, 72 सब्जेक्ट्स में कराती है और 89 सिटीज़ ओवरऑल इंडिया में अक्रॉस कंट्री में ये एग्जामिनेशन होता है। जो 30% सीट्स हैं, एक्सेप्ट 100% सीट जो आपकी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और डीम्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके में, जैसे आरपीसीयू झांसी और सीयू इम्फाल और जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे आईसीआर, सीफे, एनडीआरआई, इन सब में आपको 100% सीट्स आईसीआर इस एसआरएफ एग्जामिनेशन के थ्रू ही भरी जाएगी। और जो एग्रीकल्चर सिस्टम्स है बाकी, उनमें 30% सीट्स भरी जाएंगी आईसीआर एसआरएफ एग्जामिनेशन के थ्रू। और इसमें नंबर ऑफ सीट्स जो आपके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उसकी आपको ऑलरेडी एनटीए पहले ही इंटीमेशन दे देता है। और इस एग्जाम डिटेल्स बस इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक रूल है इसमें 40% वाला रूल, हम्म। वो जेआरएफ में भी लागू होता है और एसआरएफ में भी। 40% रूल क्या होता है, जब आप एडमिशन लेते हो, आप आईसीआर जेआरएफ या फिर एसआरएफ का एग्जामिनेशन देते हो, तो उसमें क्या रैंक लिस्ट आती है हमारी। रैंक लिस्ट आने के बाद में काउंसलिंग होती है। अब काउंसलिंग में मैं एग्जांपल से समझाऊंगा पहले कि मान लीजिए कि 2 सीट है जनरल के अंदर, ठीक है, और राजस्थान के जो है 2 कैंडिडेट जो है वो टॉप 3 रैंक्स के अंदर आ गए, ठीक है। तो अब इसकी जो है 2 सीट का हम 40% निकालते हैं तो क्या हो गया, 50% आ जाएगा हमारा, की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है केवल एक को ही एडमिशन मिलेगा। तो इसी प्रकार से केवल एक स्टेट से 40% सीट्स पे ही एक स्टेट से आ सकते हैं, एक कैटेगरी से
हो सकता है कोई दूसरी कैटेगरी की सीट से आ सकता है, एक जनरल से आ सकता है, दूसरा ओबीसी से आ सकता है, तब तो दोनों को एडमिशन मिल जाएगा। बट सेम कैटेगरी से केवल 40% सीट्स ही हम एक स्टेट से फुलफिल कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट रूल है, जिसकी वजह से कई बार अच्छी रैंक लाने के बावजूद कुछ स्टूडेंट जो है वो जैसे आईआरआई नहीं पहुंच पाते हैं, एनडीआरआई नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि सेम स्टेट से ही उनकी कैटेगरी के अंदर ऑलरेडी पहले ही कोई एडमिशन ले चुका होता है। ये लागू होता है दोनों एसआरएफ के अंदर भी और जेआरएफ के अंदर भी। तो इस चीज में तो हम बोल सकते हैं कि यार वो तो लक है कि टॉपर भी आपका जो आपसे ऊपर रैंक है या नीचे ऊपर ही रैंक है जो आप ही के स्टेट से निकल गया, तो दैट्स हम बोल सकते हैं बेड लक है। बैड लक। बट इसके अंदर ये रूल है, इसकी हमने भी आईसीआर में भी हम गए थे तो हमने वहाँ पे भी बात की थी। तो फाइनली इसको भी जैसे जब एक्रीडेशन हटाने की बात आई थी तो इसको भी हटाने की बात आई थी, बट उसके बाद में ये आया कि इसकी वजह से क्या है कि दूसरे जो है ये मतलब बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से फिर इसको कैंसिल कर दिया गया और इस रूल को जो है कंटिन्यू रखा गया। और फेलोशिप की बात तो सर ने कर ही ली कि ऑलरेडी हो फेलोशिप चुकी कितनी होती है और वो सारी चीज़ें तो बताई दी। पहले 2 साल 37,000 फिर 42,000। अब सर बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी बेस्ड टेस्ट होता है, एनटी अपने सेंटर्स में करवाती है। 2 आवर्स या 120 मिनट्स इसको एग्जामिनेशन ड्यूरेशन होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 120। इसमें 3 सेक्शंस होते हैं गाइस। पहला सेक्शन होता है जनरल अवेयरनेस सेक्शंस, जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितनी टोटल सब्जेक्ट्स हैं उन सब के लिए सेम होगा। उसमें आपके पास जनरल एग्रीकल्चर आ सकती है, जनरल अवेयरनेस आ सकती है, जो आप डेली करंट अफेयर्स कुछ भी आ सकता है, उसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता। उसमें जनरल नॉलेज, रीजनिंग एबिलिटी कुछ भी चेक कर सकते हैं वो लोग। हो सकता है जैसे हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है पार्ट ए के लिए कि पार्ट ए को आप कैसे टेकल करोगे, उसके लिए जो पैटर्न आया है 2021, 22, 23, 24 में, उसके हिसाब से हम एग्जामिनेशन में क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है 50 क्वेश्चन जो आपके जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय कैंडिडेट फॉर पीएचडी, उसमें जो आपने सब्जेक्ट चूज करी है ना, जो कोर ग्रुप है, लेट्स से मैं अगर सोइल साइंस से हूं तो मैं एनआरएम का पेपर दूंगा, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का, जिसमें एग्रोनॉमी भी आएगी, सोइल साइंस भी आएगी, वाटर साइंस भी आएगी और एग्रीकल्चरल केमिकल्स भी आएगी। ये एग्रोनॉमी और सोइल साइंस वालों के लिए सेम होता है। अब अलग अलग सब्जेक्ट्स में ये कोर ग्रुप अलग अलग होता है। जैसे क्रॉप साइंसेस होता है, अगर आप जेनेटिक्स का एसआरएफ पेपर दोगे तो ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो कोर ग्रुप है उसको मेनली ये आपको। इस प्रकार से बनाया गया है कि जैसे हम बोल सकते हैं मोस्टली मान लीजिए एग्रोनॉमी या सोइल साइंस है, ठीक तो है। कौन सी जो सब्जेक्ट है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री कर रही है, वही हमारे पार्ट बी के अंदर पूछी जाती है। क्योंकि ठीक आप है। एमएससी करते हो, पीएचडी करते हो, तब तक मोस्टली रिसर्च से रिलेटेड ही आप कर रहे हो, रिसर्च के लिए एग्जामिनेशन है। तो एग्रोनॉमी को कौन सी सब्जेक्ट एग्रोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जैसे कि हमारे एग्रीकल्चरल केमिकल्स इसमें आती है, सोइल साइंस इसमें आती है, वाटर जो हम मैनेजमेंट बोल सकते हैं वो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। तो जो जो एक सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो इसमें पोर्शन आता है। और इसका कोई सिलेबस नहीं है, पार्ट ए और पार्ट बी का एसआरएफ के अंदर कोई भी सिलेबस नहीं है, नो डिफाइंड सिलेबस। केवल आप जज कर सकते हो पीवाईक्यूज को देख के कि क्या आ सकता है, मेरे को क्या पढ़ना चाहिए। उसके अलावा कहीं पे डिफाइन नहीं है, या फिर कोई आपके पास अगर कोई बुक बता रखी है कि यार ये पढ़ ले इससे हो जाएगा, वो सोर्स है आपका। और कहीं पे भी आप ये नहीं बोल सकते कि यार सर मैं तो ये पढ़ के गया था, एग्जामिनर ने ये क्या दे दिया। तो एग्जामिनर के पास भी कोई सिलेबस नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपके हाथ में बंदूक दे दी और आपको पता नहीं है कौन टारगेट है आपका, तो वो किधर भी फायर कर सकता है। अब जिसकी किस्मत होगी वो बच जाएगा, जिसकी किस्मत नहीं होगी वो नहीं बचेगा। सो दैट्स वाई एसआरएफ के अंदर यही होता है, और यही रीजन है कि लोग एक साल की तैयारी करने के बावजूद भी कभी कभी अच्छे रैंक नहीं ला पाते हैं। कोई 7 दिन तैयारी करके भी अच्छी जगह एडमिशन ले लेता है। तो वो दैट्स क्यों पॉसिबल है, वो इसीलिए पॉसिबल है कि कुछ पता नहीं चलता इसके अंदर कि क्या होने वाला है। इसमें केवल जो चलता है पता, वो चलता है बेसिक कितने आपके क्लियर है, आप में स्किल कितना है क्वेश्चन को सोल्व करने की, वो चीज आपको पता चलती है। पार्ट सी ऑलरेडी सर बात कर चुके हैं कि पार्ट सी के अंदर आपका जो मेन सब्जेक्ट है, स्पेशलाइज सब्जेक्ट है सिर्फ वही। और आपको पता है कि 480 नंबर का पेपर होता है, और 480 नंबर कैसे 120 क्वेश्चंस अगर आप सही करते हो तो इंटू 4, अगर आप गलत करते हो तो -1 लग जाएगा आपका। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। और आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो मीडियम है वो होगा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश, हिंदी में कोई पेपर नहीं होगा। अब आपको एलिजिबिलिटी जो आपकी क्वालिफिकेशंस है कि कितना होना चाहिए एसआरएफ के लिए, अगर आप सेट करना चाहते हो, पेपर बैठना चाहते हो, अगर मेजरली सबकी 10 पॉइंट स्केल ही होती है, बाकी सारी पॉइंट स्केल नहीं होती है, तो मेजरली अगर आपकी 10 पॉइंट स्केल है तो आपको, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो आपको 6.5 एटलीस्ट ओजीपीए होनी चाहिए। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर में आते हो तो आपको मिनिमम 5.5 ओजीपीए होनी चाहिए अगर आप एग्जाम में बैठना चाहते हो तो। उसके अलावा कई बार परसेंट फॉर्म में मिलती है। मतलब हमारे कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती है वो जो है वो परसेंट फॉर्म में हमें देती है। तो 60% होनी चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, और 50% होनी चाहिए हमारी अदर कैटेगरीज के लिए। ओके। तो वो भी आप चीज़ ध्यान रखें। ओके। ऑलरेडी हम सब्जेक्ट की बात कर चुके हैं। उसके अलावा एप्लीकेशन जो फीस है वो तो जब फॉर्म हमारे स्टार्ट होते हैं उसके अंदर
फीस काफ़ी हाई होती है, इसमें 1900 रुपये आपके लगेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी के 1800 रुपये लगते हैं, और जो अदर कैटेगरीज है उसमें हमारे 975 रुपीज़ जो है वो फॉर्म फीस होती है। राइट। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे कि ये सब तो हमने बात कर ली कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, क्या क्या हमारे इसके अंदर एलिजिबिलिटी आपको चाहिए। उसके अलावा देखो एसआरएफ जो हमारे एग्ज़ाम है ना, उसमें कंपटीशन जेआरएफ के कंपैरिजन में कम होता है, और ये मैंने रिसेंटली 3-4 साल के ट्रेंड से मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है ये। उसका रीज़न है, देखो होता क्या है कि जो एमएससी में टॉप रैंक लेके आते हैं, सपोज दैट जेआरएफ की तैयारी कर ली, वो अच्छे रैंक लेके आते हैं, तो उनमें क्या होता है कि मोस्टली जो लोग हैं फिर वो कोई जॉब की भी तैयारी कर लेते हैं। तो टॉप रैंक लेके आ रहा है मतलब ऑलरेडी उसके पास नॉलेज है अच्छा खासा, कोई भी वैकेंसी आती है वो उसमें सेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो टॉप रैंकर्स है वो थोड़े थोड़े बाहर होते जाते हैं, और हमारे पास जो है जो अच्छे से तैयारी करता है उसको स्कोप बढ़ जाता है पीएचडी में, क्योंकि सब पीएचडी नहीं करना चाहते। इवन मैं ये मानता हूँ कि पीएचडी का जो फुल फॉर्म है वो होती है डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। कहने को मतलब अब ये तो हमारा इंडिया है, मेरा भारत मान, बट मोस्टली डॉक्टरेट उन्हीं को करनी चाहिए जो जिनका रिसर्च में इंटरेस्ट होता है। बट क्या बोल सकते हैं कि रोया, तो आप एमएससी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दीजिए, तभी आप compete कर पाओगे। एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है किसी को पीएचडी में एडमिशन लेने के, ले लेता है अगर एसआरएफ के थ्रू, और उसके पास और टाइम होता है कि वो जो कहीं पे भी जो अपने मतलब जिस सेक्टर में जो वो जाना चाहता है, जहाँ पे सेट होना चाहता है, उसको और थोड़ा टाइम मिल जाता है। इसकी वजह से मोस्टली जो है हमें एडमिशन बोल सकते हैं कि ले लेते हैं। तो तैयारी तो ऐसी है ना कि एसआरएफ की तो मैंने बताया कि पेपर जो है अनप्रेडिक्टेड होता है। तो आप अगर आपने जेआरएफ की तैयारी नहीं की, मान लीजिए आपने एमएससी में एडमिशन ले लिया स्टेट पीजी के, तो अगर मान लीजिए आप जेआरएफ क्लियर कर चुके हो, तो 3 महीने में भी लोग तैयारी कर लेते हैं, 6 महीने में भी कर लेते हैं। वो डिपेंड करता है क्योंकि उनका ऑलरेडी बेस मजबूत है। तो जैसे ही आप एमएससी के अंदर एडमिशन लेते हैं, जो कोर्स चल रहे हैं उन कोर्सेज को आप अच्छे से पढ़ें, सबसे मेन चीज़। उसके बाद में आप जो भी बुक लिस्ट है वो अपने सीनियर से कंसल्ट करें, या हमारे जैसे आईआरआई वाला यूट्यूब चैनल पर जो है हमने पॉडकास्ट ले रखी है अलग अलग सब्जेक्ट के जो हमारे टॉपर्स हैं उनसे, कि उन्होंने अपनी तैयारी कैसे की। लोग मोस्टली लोगों की तैयारी 6 महीने की होती है, आपको पता है कि रिसर्च भी होता है साथ साथ में सर। तो रिसर्च के साथ साथ बैलेंस किस प्रकार से किया जा सकता है, उस पर भी हमने टॉपर्स के साथ चर्चा की है कि कैसे आपने बैलेंस किया। इवन बहुत सारी डिफिकल्टी होती है कई बार आपके जो कैसे बैलेंस करना है, मतलब लास्ट के अंदर जैसे मतलब सुपरवाइजर भी होते हैं आपके, तो उनको भी मतलब किस प्रकार से वो प्रेशर आपको ना करे कि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के फिर हमें आपको तैयारी करनी होती है। उसके लिए बहुत सारे हमारे टॉपर्स के जो है इंटरव्यू आप देख सकते हैं। आपका अगर एसआरएफ की अच्छी तैयारी हो गई ना, तो मैं बोल देता हूँ कि आप 60% साइंटिस्ट आप बन चुके हो देखो ऑलरेडी, क्योंकि सेम सिलेबस जो है वो है हमारा एआरएस एआरएस में का, सही बात एएसआरबी है। नेट का सेम सिलेबस है, मोस्टली सेम। तो वो जो प्रिपरेशन आपके आगे काम में आएगी, तभी आप एसआरएफ की तैयारी करो जब आपको उसी सब्जेक्ट में रहना है, किसी भी सेक्टर में, गवर्नमेंट और प्राइवेट डजंट मैटर, बट आपका मतलब ये है कि मैं उस सब्जेक्ट को नहीं छोड़ूंगा, तभी आप उससे आप तैयारी करो। और इसी के साथ अगर आप एसआरएफ की अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, आपने ऑलरेडी तैयारी शुरू कर दी है, तो आईआरआई वाला टेलीग्राम फैमिली आप ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब पे तो ऑब्वियसली आप देख रहे हो, तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाओगे, और क्योंकि आपको अच्छा लगा होगा कंटेंट, और आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर आप टेलीग्राम पे रेगुलर क्विजेस देना चाहते हो, तो जो हमारी टेलीग्राम फैमिली है उसको ज्वाइन अभी करो। जैसे हमने अलग अलग सब्जेक्ट के लिए हमने डेली क्विज स्टार्ट किया, तो वहाँ पे आपको मदद मिलेगी जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, तो आप हम्म। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। हम्म। ओके, सो इसी के साथ देखते रहिए आईआरआई वाला, इसी प्रकार से मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय जय किसान। किसान, थैंक यू सो मच।